नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंचल शर्मा। आप देख रहे हैं मंकी पॉक्स बनेगा मुसीबत। कोरोना अभी पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुआ था कि अब मंकी पॉक्स ने दस्तक देकर लोगों को एक नए खौफ में डाल दिया है। मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, यानी अगर कोई किसी संक्रमित के संपर्क में आता है तो उसे तुरंत पकड़ लेता है। मंकी पॉक्स ने केंद्र और राज्यों की सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। कई राज्यों में तो सरकारों ने खास गाइडलाइन भी जारी कर दी है। यूरोप और अफ्रीकी देशों से इसके काफी मामले सामने आए हैं। ये वायरस काफी खतरनाक बताया जा रहा है, जो फैल जाए तो कोरोना जैसी महामारी को भी देखने को मिल सकती है। ये वायरस 4 स्टेजों में फैलता है, जिसमें हर स्टेज पर अलग अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो चेचक की तरह फैलता है। चेचक की तरह इसके भी हल्के लक्षण होते हैं। ये बीमारी जानवरों से मनुष्यों में फैलती है, फिर लोगों ने दूसरे लोगों तक फैलती हुई चली जाती है। हालांकि बीमारी बहुत लंबी नहीं रहती, लेकिन खतरनाक जरूर होती है। तो आज इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे और मंकी पॉक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कितना इसका असर देखने को मिलेगा और कैसे इससे निपटेंगे। तो इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और मंकी पॉक्स किस तरीके से फैलता है, कितना खतरनाक का ये है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ में 2 डॉक्टर हैं, जिसमें डॉक्टर रश्मि वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ में है। और सबसे पहले हम रुक करेंगे जो जनरल फिजिशियन हमारे साथ डॉक्टर रश्मि वर्मा है। डॉक्टर रश्मि, मंकी पॉक्स काफी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अभी कोरोना खत्म भी नहीं हुआ था कि मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी। इससे किस तरीके से निपटा जाए? जी देखिए, मंकी पॉक्स वायरस एक प्रकार का वायरस नहीं, बेसिकली मंकी पॉक्स डिजीज की जो मैं बात करूं तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है। कैसे फैलता है? जूनोटिक बीमारी है, मतलब जानवरों से इंसानों में आती है। कभी किसी वजह से अगर एक्सीडेंटल एक्सपोजर होता है, जानवरों के कांटेक्ट में आते हैं ह्यूमन बींग्स, मतलब इंसान, जैसे मंकीज हैं, चिंपैंजी हैं, चूहे हैं, इनके कांटेक्ट में आते हैं और ये यदि जानवर बीमार रहते हैं तो इनसे इंसान को ये बीमारी फैलती है। तो ये जो बीमारी है बेसिकली शुरुआती दौर में जब 1980 के दशक में पता चली थी ये बीमारी, तो ये सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में एंडेमिक बीमारी थी। ये अफ्रीकन कंट्रीज में मिलने वाले वायरल इन्फेक्शन हुआ करते थे। बट धीरे धीरे, क्योंकि अब अराउंड द वर्ल्ड लोग ट्रैवल बहुत कर रहे हैं और माइग्रेशन बहुत हो रहा है, तो विद टाइम ये अब हर जगह देखने के लिए बीमारी मिल रही है। खासकर बात करूंगी कोविड के बाद, अब ये मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है एक नया थ्रेड के रूप में सामने आया है। तो क्या चिंता करने की जरूरत है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोग जानना चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि ये एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन, अगर बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, तो 2 से 4 हफ्ते में वायरल इन्फेक्शन पूरे तरह से ठीक हो जाता है। और यही सेम चीज लागू होती है मंकी पॉक्स डिजीज के ऊपर। अब आती है बात कि लोग कैसे पहचाने कि ये बीमारी मंकी पॉक्स डिजीज तो नहीं है, घर परिवार में किसी को ये बीमारी तो नहीं है। तो फीवर होना, बॉडी एक, मतलब शरीर में दर्द होना, और रैशेज आना, खासकर रैशेज मतलब शरीर पे चकत्ते बनना, ये शुरुआती दौर में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे गठानों में सूजन आना, जिसे कहते हैं लिम्फेडिनोपैथी, ये देखने के लिए मिलती है। गले में सूजन आना, ये एक बहुत ही आम चीज देखने को मिलती है मंकी पॉक्स डिजीज में। बात करूंगी दोबारा से कि कैसे स्प्रेड होता है, मतलब कैसे फैलती है ये बीमारी। तो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड, मतलब यदि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है इस वायरस से और दूसरा व्यक्ति इसके कॉन्टैमिनेटेड फ्लूइड्स, मतलब इफेक्टेड बंदे की ब्लड या बॉडी फ्लूइड जैसे थूक हो गया, पेशाब हो गया, ब्लड हो गया, इन सब के कांटेक्ट में एक्सीडेंटली आते हैं, या गंदे बर्तन हो गए या बेडिंग हो गई, इनके कांटेक्ट में आते हैं, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा तरीका मैंने जैसा कि आपको बताया कि इन्फेक्टेड एनिमल्स में बात करूंगी, मंकीज की, चिंपैंजीज की, अगर इनके कांटेक्ट में एक हेल्दी व्यक्ति आता है तो डेफिनेटली ये बीमारी एक हेल्दी व्यक्ति को हो सकती है। तो बचाव के तरीके क्या है? बचाव का तरीका यही है कि जो कॉन्टामिनेटेड फ्लूइड्स है, जो बंदा जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मंकी पॉक्स डिजीज हो सकती है, उसको पहले तो आप आइसोलेट कर दें। और दूसरा, अगर कोई भी इन्फेक्टेड सामान ऐसे व्यक्ति का के कांटेक्ट में आया है तो उसका बहुत ही सेफ डिस्कार्डिंग होनी चाहिए, मतलब अलग कर दें, ताकि ये इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन स्प्रेड ना हो।
तो ये शुरुआती दौर में लक्षण और कैसे हम बच सकते हैं मंकी पॉक्स डिजीज से, ये ऐसे है। जी बिल्कुल रश्मि, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि इसकी कुछ स्टेजेस देखने को मिली है, 4 स्टेज इसकी बताई गई है, तो किस तरीके से इसे पहचानेंगे स्टेज वाइज? देखिए, बेसिकली मैं बता दूं कि जो भी स्टेजेस की हम बात करते हैं वो स्किन लेजन्स, मतलब हमारे जो बॉडी पे रैशेस बनते हैं हम उसकी बात करते हैं। खासकर दो बेसिक चीजों में हम डिवाइड करते हैं अपने डिजीज को। शुरुआती दौर में एक इन्वेजन पीरियड रहता है। इन्वेजन पीरियड मतलब हमारे एक हेल्दी व्यक्ति में वायरस इंट्रोड्यूस हुआ और अब वो मल्टीप्लाई करेगा, तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। शुरुआती दौर में फीवर देखने को मिलेगा, बॉडी एक मिल सकता है, व्यक्ति विशेष जो इन्फेक्टेड है वो बताएगा कि हमारे शरीर में बहुत दर्द होता है। इसके बाद आता है स्किन इरप्शन का फेज। स्किन इरप्शन मतलब शरीर पे दाने बनना शुरू होते हैं, चकत्ते बनना शुरू होते हैं, जैसे चेचक में दाने और धब्बे बनते थे। इसके जो चकत्ते होते हैं उनकी एक खास बात ये है कि आपको चेहरे पे और एक्सट्रीमिटीज मतलब हाथ पांव पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे ये जो चकत्ते होते हैं, शुरुआती दौर में आपके मैक्यूलर रहते हैं, फिर पस्ट्यूलर होते हैं, पस भर जाता है और फिर धीरे धीरे 2 से 4 हफ्ते में ये झड़ जाते हैं। तो बेसिकली ये जो आपके चकत्ते शरीर पे निकलते हैं, इनमें जो फ्लूइड रहता है वो भी एक इन्फेक्टिव सोर्स होता है। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति इनके कांटेक्ट में आता है तो डेफिनेटली इनसे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। अब रही बात कि यदि ये बीमारी बढ़ती है, 90% लोगों में ये सिंपल सर्दी खांसी की तरह निकल जाती है, बट यदि किसी को सीवियर सिम्टम्स डेवलप करते हैं तो क्या वो सिम्टम्स हैं, क्या अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, तो हो सकता है यदि व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, जैसे निमोनिया पकड़ सकता है, ब्लड में इंफेक्शन जिसे हम सेप्सिस बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, सेप्सिस हो सकता है। इसके अलावा जो हमारी ब्रेन की परतें होती हैं, दिमाग की ऊपरी परतें होती हैं, उनमें इंफेक्शन हो सकता है, या हमारे दिमाग का इंफेक्शन जिसे हम इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। ये इस बीमारी में देखने के लिए गंभीर अवस्था में आराम से देखने के लिए मिल जाता है। कईयों लोगों में ऐसा देखा गया है कि अगर मंकी पॉक्स सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो विजन लॉस मतलब आंखों की रोशनी चले जाना भी देखने के लिए मिलता है, बट इतना कॉमन नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया 90% लोगों को ये इन्फेक्शन सिंपल सर्दी खांसी की तरह होके करेक्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ में डॉक्टर एमसी मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। सर, अगर जानना चाहें मंकी पॉक्स के बारे में, मंकी पॉक्स के लिए बहुत सारी चीज़ें तो हम डॉक्टर रश्मि से क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना तो अभी पूर्ण रूप से ख़त्म ही नहीं हुआ था, अब मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है, खौफ लोगों में देखा जा रहा है, आप इसे क्या कहना चाहेंगे? हेलो। जी, आपको हमारी आवाज़ पहुँच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। जी सर, सवाल मेरा ये है कि मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है, लोगों में कहीं ना कहीं खौफ भी देखने को मिल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ नहीं, देखिए ये जो मंकी पॉक्स का जो सबसे पहले जो केसेस आए थे वो ब्रिटेन और यूरोप और काफी देशों से रिपोर्टिंग हुई थी अप्रैल मई में, और उसके बाद अब देखिए जुलाई का मध्य आ गया, भारत में पहला केस अभी रजिस्टर हुआ है जी। और ये जैसे डॉक्टर रश्मि बता रही थी, ये भी एक वायरल इलनेस है जो बड़ी चेचक की तरह होता है, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स है। जी। वही वायरस है इसमें, और इसके लक्षण भी वायरस के जो संक्रमण है उसी प्रकार से होते हैं। जी। सेल्फ लिमिटिंग इसकी रोग होता है, अपने आप ठीक हो जाता है म्याद से। तो जितना इसके तो शुरू में बुखार आएगा और उसके बाद इसमें जो लिम्फेडिनोपैथी हम बोलते हैं, गले में गांठें, लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं। और दूसरे जो पॉक्स इसलिए कहते हैं कि इसको स्किन पे जो रैशेज होते हैं, जो पस्ट्यूल होते हैं, उनमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर रश्मि बता रही थी, पस भी पड़ सकता है। और वैसे हर वायरस रोग की तरह ये भी शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। जैसे स्मॉल पॉक्स में भी हमको मालूम है कि स्मॉल पॉक्स में लोगों का आंखों में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता था उस वायरस की वजह से, और कॉर्निया में
जो आंख की जो आगे पुतली के आगे झिल्ली होती है उसमें भी अल्सर हो जाते थे वायरस की वजह से, और उसकी वजह से जो है विजन लॉस, जो हमारी दृष्टि का जो नुकसान है वो होता है। तो अधिकतर केसेस में मंकी पॉक्स अपने आप ठीक हो जाता है और इसमें मृत्यु दर कम है। जी। लेकिन और ये भी देखने में आया है कि जो 99% जो केसेस हुए हैं यूरोप में और दूसरे देशों में, उनमें होमोसेक्सुअलिटी और बहुत क्लोज संपर्क से ही देखा गया है, उन्हीं लोगों में ये ज्यादा देखने में आया है। जी। तो इसलिए अगर कोई बहुत किसी के नजदीक आया है, उसके शरीर के जो बॉडी फ्लूइड्स के हैं उनके संपर्क में आए हैं, तभी इसके होने की संभावना है। अन्यथा मंकी पॉक्स उस प्रकार से ये संक्रमित नहीं करता जैसे कोविड करता है जी। कि आप बैठे हुए हैं सांस के द्वारा, ड्रॉपलेट्स के द्वारा। तो ये बहुत ही नजदीक से जब संपर्क होगा तभी इसकी संभावना बनती है। और ये जो भी आंकड़े मिले थे मई में, उसमें यही देखने में आया था जितने भी संक्रमण के रोगी आए थे उनमें इस प्रकार के जो हिस्ट्री है वो मिली थी और अधिकतर लोग इसमें पुरुष थे और होमोसेक्सुअलिटी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री में एक ये नोट किया गया था कि उन लोगों में होता है ये। तो इसलिए इससे बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जी। और ये एक केस अभी यूएई से आए हैं, उसके पहले कहाँ उन्होंने यात्रा की है उसका विवरण पूरा निकाला जाना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि कैसे हुआ है, और उनको आइसोलेट कर दिया, उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनको भी आइसोलेशन कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इतना कोई परेशान होने की, चिंतित होने की बात नहीं है। और जिस तरह से हम हर वायरस के संक्रमण से बचाव अपना रखते हैं, उस तरह का बचाव रखते रहना चाहिए। कोविड हमारे बीच में जिस प्रकार से है वो इसी प्रकार से अब रहेगा। आने वाले समय में कोविड पूरी तौर से तो समाप्त होगा नहीं, बिल्कुल। और साथ में तरह तरह के दूसरे संक्रमण भी आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हम लोगों को ये देखना है कि हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो बचाव करने का एक ही माध्यम है कि हम बचाव के उपाय करते रहें। रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं तो उनके लिए मास्क, जैसे हम लोग अभी भी हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल, रोगियों को देखते हैं तो मास्क लगा के ही देखते हैं। जी। तो ये एक हम लोगों के जो जीवनचर्या में ये शामिल हो गया है कि अब बिना मास्क के लगाए आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पे न जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो भी मास्क का प्रयोग करें। एयर ट्रेवल में तो अनिवार्य है ही मास्क का प्रयोग। बिल्कुल। और उसके अलावा जब जितनी भी दूरी बना के रख सकते हैं वो रखें। और इसलिए इसका उस प्रकार से प्रकोप संभव लग नहीं रहा है मंकी पॉक्स का जिस प्रकार से कोविड का हुआ था। बिल्कुल मिश्रा जी, लेकिन अगर देखें मंकी पॉक्स को लक्षण जैसे अगर किसी को पहचानना है कि उसे कहीं मंकी पॉक्स तो नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं खौफ है, तो इसके बेसिक सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? नहीं, डॉक्टर रश्मि ने बहुत विस्तार से बताया। देखिए, बेसिक सिम्टम्स तो जैसे उन्होंने भी बताया, और यही है कि शुरुआत तो बुखार से ही होती है। सिर में दर्द होगा, उसके बाद फिर स्किन में रैशेस होते हैं, जो पस्ट्यूल्स जिनको हम कहते हैं वो हो जाते हैं। और कुछ लोगों में ये भी देखा गया प्रीडोमिनेंटली, मुख्यतः जो गले में गांठें हो जाती हैं वो बढ़ जाती हैं इसमें। जैसे HIV रोग में भी गांठें हो जाती हैं, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, इसमें भी लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। और तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो किसी प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत जो है वायरस की, जो शुरुआत है वो तो बुखार से ही होती है। सिर में दर्द, बुखार, लिथार्जी, वीकनेस, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। और फिर जैसे डॉक्टर रश्मि ने बताया कि कोई भी वायरस की जो रोग है वो हमारे दिमाग की झिल्लियों पर भी असर कर सकता है। वायरस एन्सेफेलाइटिस भी हो सकती है, ब्रेन पे भी असर होता है। और हर वायरस शरीर के किसी भी अंग को, चाहे वो हृदय हो, फेफड़े हो, दूसरे अंग हो, उन पे भी असर करता है। लेकिन ये जो स्मॉल पॉक्स की तरह बिहेव करता है, जैसे आप दिखा भी रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, कि इस प्रकार से जो ये रैशेस होते हैं
वो इसका इसी की वजह से इसका नाम भी मंकी पॉक्स दिया गया है। मृत्यु दर की अगर बात करें, हालांकि आप इस बारे में पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों में खौफ है, तो इसको थोड़ा सा विस्तार से डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को कहीं ना कहीं ये भी है कि जिस तरीके से कोविड था वो ये भी कहीं ना कहीं संक्रामक रोग है, तो अगर ये हो गया तो क्या इसका इलाज संभव है या नहीं है, या इससे कितनी मृत्यु की संभावना जो है वो बढ़ जाती है? इसमें मृत्यु दर बहुत कम है और इसमें देखिए किसी भी वायरस बुखार के लिए या वायरस इलनेस के लिए, रोग के लिए कोई पक्का निदान नहीं होता है। ये दवाई दे दीजिए, तो इसमें जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। दूसरे सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसे लक्षण के ऊपर निर्भर करता है। बुखार आ रहा है तो आप बुखार के लिए दवाई देंगे, सिर में दर्द हो रहा है उसकी दवाई देंगे। दूसरे इसमें जो कोई भी इलनेस, वायरस इलनेस है, उसमें आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी रहनी चाहिए। उसमें खाने का एहतियात बिल्कुल लेना है कि अच्छा आपको डाइट मिले, हाई प्रोटीन डाइट हो, और पानी का प्रयोग, खूब पानी पिए, और जिस प्रकार से अपने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं ताजे फल सब्जी खा के। और जो लोग भी इस तरह के रोगियों के संपर्क में आ रहे हैं, जो घर में मान लीजिए किसी के परिवार में किसी को हो गया, तो उनको आइसोलेट करके और उनके सारे जितने भी कपड़े हैं, बर्तन हैं, सब अलग करके उनको खाना दे दें, वो ले लें। जो हम कोविड में बचाव करते आए हैं और बताते आए हैं, वो उसी प्रकार से इसमें भी। और ये जैसे चिकन पॉक्स भी अगर घर में किसी को हो जाता है, बिल्कुल, ये उसी प्रकार से संक्रामक होगा जिस प्रकार से चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स भी बहुत संक्रामक होता है, लेकिन हर एक को तो नहीं होता है वो भी। और ऐसा नहीं है कि चिकन पॉक्स अभी नहीं होता है, कभी कभी होता है, अभी भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्मॉल पॉक्स जरूर इरेडिकेट हो गया। और अच्छी बात यह है इसकी कि जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन है, टीका है, वो ऐसा माना जा रहा है कि वो इसको रोकने में भी मददगार साबित होगा। बिल्कुल। डॉक्टर रश्मि भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रश्मि, लोगों में कहीं ना कहीं चिकन पॉक्स को लेकर खौफ जो है वो काफी देखने को मिल रहा है, तो कितनी डरने की जरूरत है इससे? जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि सर ने बहुत सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें कवर करी हैं। सर ने बताया है केस फर्टिलिटी रेट के बारे में। सर ने बताया था कि मृत्यु दर, मतलब यदि मान लीजिए किसी 100 लोगों में अगर इन्फेक्शन है तो कितने लोग ऐसे रिस्क पे हैं जिनकी जान जा सकती है, इसका पैमाना हम लगाते हैं केस फर्टिलिटी रेट के बेसिस पे। हेलो जी जी, तो आपकी आवाज आ रही है। बेसिकली इस बीमारी में केस फर्टिलिटी रेट 3 से 6% के बीच में रहता है, और वो भी तब जब कोई व्यक्ति इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है। और हमें पता है कि इस बीमारी मतलब मंकी पॉक्स डिजीज से कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। सर ने ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। अंग्रेजी में एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बचाव हमेशा बीमारी के रोकथाम से ज्यादा बेटर रहता है। तो हमें करना क्या है? हमें डरने की जरूरत नहीं है, अफरा तफरी के माहौल को बनाने की जरूरत नहीं है, हमें बचाव करना है। अगेन, हमें पता है कारण क्या है, कैसे बीमारी फैलती है। सर ने बताया आइसोलेशन। यदि किसी भी व्यक्ति को परिवार में हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मंकी पॉक्स से रिलेटेड सिम्टम आ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज है आइसोलेशन, मतलब व्यक्ति को अलग कर दीजिए। उसके द्वारा इस्तेमाल करे गए कपड़े, बेडिंग, बर्तन, इनकी अच्छे से सफाई होनी चाहिए। और ऐसे मरीज के द्वारा जो प्रोड्यूस हुआ वेस्ट मटेरियल, उसका प्रॉपर डिस्कार्डिंग होनी चाहिए। अगर हम ये सब चीजें ध्यान रखते हैं तो मेरे ख्याल से काफी हद तक हम मंकी पॉक्स से बच सकते हैं। दूसरी चीज, हमने कोविड के टाइम पे हमेशा बार बार गवर्नमेंट हमें याद दिलाती रही है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। दोबारा से यही चीज वापस आती है कि ये भी एक तरीके से रेस्पिरेटरी स्प्रेड होती है इस वायरस की। तो यदि हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो कोविड की आने वाली स्ट्रेन से भी बचेंगे और मंकी पॉक्स के जो डर है उससे भी बच सकते हैं। अब तीसरी बात क्या हमें वाकई में डरने की जरूरत है कि मंकी पॉक्स कहीं आने वाले समय में एक नया पैंडेमिक का रूप तो नहीं धारण कर लेगा? तो जितनी मेरी समझ काम करती है, मेरे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए। सर ने पहले ही बता दिया है कि इस वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि 2018 में अप्रूव थी। ठीक है, इसके
अलावा एंटीवायरल दवाएं, काफी एंटीवायरल दवाएं हैं जो इस वायरस इन्फेक्शन पे काम करती हैं। उसमें से एक का नाम लेना चाहूंगी, टिकोविरिमैट करके आती है, जिसको काफी फॉरेन कंट्रीज अप्रूव कर चुकी हैं, एफडीए अप्रूव कर चुकी है कि ये मंकी पॉक्स डिजीज में काम आती है। जी। तो मुझे लगता है यदि बीमारी, पहली बात तो बीमारी ना होने दें, उसके लिए प्रिवेंशन करें, मतलब बचाव करें। दूसरा, यदि हो भी जाएगा तो हमें पता है कि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, हमारे पास एंटीवायरल दवाएं अवेलेबल हैं। बट इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने के लिए है कि हमें डिजीज को स्प्रेड नहीं होने देना है, हमको बीमारी होने से पहले ही उसको रोक देना है। तो प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है। यदि छोटी छोटी चीजों को, जो हमने लेसन्स लर्न किए थे कोविड के टाइम पे, अगर हम ध्यान देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मंकी पॉक्स बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए टिल डेट। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इससे हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि दवाओं की बात यहाँ पर की गई है, एक दो दवाओं के नाम डॉक्टर रश्मि ने भी बताया है, लेकिन फिर भी क्या इसके लिए इलाज जो है वो दिया जाता है? अगर इस तरीके के केस अगर आ भी जाते हैं तो किस तरीके का इलाज जो है वो मरीज को दिया जाता है? एंटीवायरल दवाई है, दवाइयाँ उपलब्ध है एंटीवायरल। कोविड में भी बहुत चर्चा हुई तो इसके लिए भी वैक्सीन जैसा कुछ है, मतलब वैक्सीन इसके लिए भी है? हाँ, इसका स्मॉल पॉक्स की, इसके लिए वैक्सीन बनी हुई है। मंकी पॉक्स के लिए भी वैक्सीन बनी हुई है और एफडीए, यूएस एफडीए से अप्रूव भी है वो। और इसमें ये माना जा रहा है कि जो हमारे स्मॉल पॉक्स का जो टीका है, बड़ी चेचक का जो टीका है, वो भी इसमें कारगर है। तो ये दोनों चीजें हम लोगों के पास उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आप ये देखिए कि भारत में तो अभी केरला में पहला केस पता लगा है और ये अप्रैल से, इसका जो एक कंसर्न है वो अप्रैल से चल रहा है, मई से चल रहा है। लेकिन उस प्रकार से ना बाकी देशों में मंकी पॉक्स फैला और ना किसी और देश में फैला। तो इसलिए हम इस बात से काफी हम लोगों को तसल्ली है कि मंकी पॉक्स ने वो रूप नहीं लिया जिसकी संभावना थी या जिसका लोगों को डर था। लगभग 3 महीने होने वाले हैं और उसमें पहला केस ये भारत में कंफर्म हुआ है मंकी पॉक्स का। जी। और इनकी पूरी जब पीछे की हिस्ट्री देखी जाएगी कि यूएई से आए, यूएई से पहले कहाँ गए थे, तो हो सकता है इन्होंने किसी और जगह पे ट्रेवल किया हो। और अगर इनको आइसोलेट कर दिया है और जो 11 लोग इनके संपर्क में आए उनको भी कर दिया है, तो ये वहीं का वहीं मेरे ख्याल से थम जाएगा ये समस्या। और इसका प्रकोप शायद उतने पैमाने पर नहीं होगा जितना लोगों में डर है। तो इसलिए बचाव अपना करें, डर उतना होना चाहिए कि बचाव करें, तो उससे हम लोग ठीक रहेंगे। और जहाँ तक एंटीवायरल मेडिकेशन का प्रश्न है, किसी भी वायरस की रोग में एंटीवायरल मेडिकेशन अगर बहुत जल्दी ले लें आप, लक्षण शुरू होते ही, तभी वो कारगर होते हैं। एक बार जब वायरस रेप्लिकेट कर जाता है और शरीर में लक्षण पैदा कर देता है, तो एंटीवायरल मेडिकेशन की भी कोई बहुत उपयोगी नहीं रहते हैं। ये हमने देखा, हर्पीज में भी देखा है, या उसमें बहुत ही एक विंडो होती है कि उस विंडो में अगर आप दवाई ले लें तो शायद वायरस का रेप्लिकेशन रुक जाएगा। लेकिन ये जो एंटीवायरल मेडिकेशन है वो उस तरह से मददगार नहीं होते जैसे एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन मददगार होता है। वो इन्फेक्शन के बाद भी वो कंट्रोल कर देता है इन्फेक्शन को। बट वायरस के अगेंस्ट ये जो दवाइयां हैं ये अप्रूव जरूर हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं लेते हैं इनको। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने ही यहाँ पर दी है। आप हमसे जुड़े, समय निकालकर, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे मंकी पॉक्स को लेकर। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स भी जो है वो कहीं ना कहीं डराने लगा है, लेकिन इस पूरी चर्चा में ये बात निकलकर सामने आई है कि इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डर सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमें इस चीज से बचाव हो। बाकी अगर इलाज की बात करें या वैक्सीन की बात करें या दवाइयों की बात करें तो वो 2018 में ही अप्रूव कर दी गई थी और वो अभी भी अवेलेबल है। लेकिन फिर भी आपसे यही अपील करेंगे स्वदेश न्यूज की पूरी टीम की, आप मंकी पॉक्स अगर आपको जरा से भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इसका परीक्षण कराएं और इसको बढ़ने ना दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।